नमस्कार। आज हम भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से जुड़ी जो हालिया जानकारी आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। जुलाई के पहले हफ्ते में ऐसा लग रहा था कि भाई एक ट्रेड डील बस होने ही वाली है, सहमति बन जाएगी। हाँ, माहौल तो वैसा ही था। लेकिन फिर अचानक से ये बातचीत रुक गई। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, तो चलिए देखते हैं क्या पता चलता है। चलिए देखते हैं। तो पहली नजर में अगर देखें तो ये मामला कुछ खास कृषि उत्पादों पर मतलब अटका हुआ सा लगता है। हाँ, कृषि उत्पाद ही मुख्य बिंदु थे। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, चावल, गेहूं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जीएम क्रॉप्स। हाँ, मक्का और सोयाबीन जैसी। बिल्कुल। और साथ में सेब, बादाम, इथेनॉल, इन चीजों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। सही कहा। और इन पर भारत का जो मौजूदा रुख है वो समझना जरूरी है। भारत इन चीजों पर मतलब अभी 30 से 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। अच्छा, 30 से 60%? हाँ, और इसका एवरेज निकालें तो करीब 39% बैठता है। ओके। अब अमेरिका की मांग ये थी कि इन सब पर ड्यूटी मतलब बिल्कुल शून्य कर दी जाए। जीरो ड्यूटी। ये तो बहुत बड़ी मांग है। बहुत बड़ी। और भारत के लिए ये मानना साफ तौर पर संभव नहीं था, तो इसे नामंजूर कर दिया गया। और यहीं पर मुझे लगता है ये मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। मतलब जीरो ड्यूटी नामंजूर क्यों की गई, क्या वजह थी? वजह सीधी थी। अधिकारियों का सूत्रों के हवाले से मानना था कि अगर ऐसी शर्तें मान ली तो इसका सीधा और बहुत नेगेटिव असर भारत की करीब 70 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण आबादी पर पड़ेगा। बिल्कुल, 70 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें भी करीब 8 करोड़ छोटे डेयरी किसान शामिल हैं। तो डेयरी का मुद्दा सिर्फ मतलब व्यापार का नहीं रह जाता। नहीं, ये सीधे सीधे करोड़ों छोटे किसानों की रोजी रोटी का सवाल बन जाता है। इसीलिए शायद इस पर जीरो ड्यूटी वाली बात टिक नहीं पाई। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये तो लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। एकदम सही। ये घरेलू संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन एक और एंगल, एक और परत इसमें जोड़ने की बात भी सामने आई है। अच्छा, वो क्या? कुछ सूत्रों ने ऐसा दावा किया है कि अमेरिका के ट्रंप वो भारत पर कृषि और डेयरी उत्पादों पर अपनी शर्तें मनवाने के लिए दबाव बना रहे थे। दबाव? किस तरह का दबाव? और इसके लिए मतलब कथित तौर पर रूसी तेल खरीदने के मुद्दे को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी बातें सामने आई हैं। अरे, रूसी तेल का मुद्दा, ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है। क्या वाकई इन दावों में कोई वजन है या इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, निगोशिएशन टैक्टिक माना जाए? ये सवाल तो उठता है। इस कथित दबाव वाली बात को थोड़ा और समझने के लिए जरा ये देखते हैं कि असल में 2025 में रूस से कौन-कौन ऊर्जा खरीद रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े देखना जरूरी है। तो कच्चा तेल अगर देखें, चीन करीब 47% ले रहा है, भारत करीब 38% और यूरोपीय संघ भी पीछे नहीं, वो 6% ले रहा है। हाँ, तो भारत अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस देखें तो यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार है, 50%। 50%? हाँ। उसके बाद चीन 21% और जापान 19%। अच्छा। और फिर पाइपलाइन गैस, यहाँ भी यूरोपीय संघ 37% के साथ एक बड़ा खरीदार है, चीन 29% और तुर्की 27%। हाँ, तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत बेशक रूसी कच्चे तेल का एक अहम खरीदार है, लेकिन वो अकेला बड़ा खरीदार नहीं है। सही। यूरोपीय संघ भी रूसी एलएनजी और पाइपलाइन गैस पर आज भी काफी हद तक निर्भर है। तो ये जानकारी उस कथित रूसी तेल वाले दबाव के तर्क को मतलब थोड़ा कमजोर तो करती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और भू राजनीति वो कहीं ज्यादा जटिल है, कहीं ज्यादा उलझी हुई है। ये सवाल उठता है कि क्या दबाव वाकई एक तरफा था या फिर ये वैश्विक निर्भरता का ताना बाना ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल। तो इस पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए भारत का आखिर में स्टैंड क्या रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा था। हाँ, उनका बयान काफी स्पष्ट था। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए
मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार। ये अपने आप में एक बहुत मजबूत और साफ संदेश था। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में अगर देखें तो ये पूरी व्यापार वार्ता कृषि उत्पादों और शुल्कों के इर्द गिर्द घूम रही थी, जी। जिसका सीधा असर लाखों भारतीय किसानों की आजीविका पर पड़ सकता था। हाँ। और जैसा हमने देखा, इसमें एक संभावित भू राजनीतिक दबाव का एंगल भी शायद शामिल था, भले ही उसकी असलियत पर कुछ सवाल हो। सही कहा। और इस पूरे विश्लेषण से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि भारत ने अपने विशाल किसान वर्ग और ग्रामीण आबादी के हितों को मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबावों के ऊपर रखने का एक सचेत निर्णय लिया। हाँ, परिणामों की परवाह किए बिना। बिल्कुल, भले ही इसके कूटनीतिक या आर्थिक नतीजे कुछ भी हों। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भविष्य के लिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं आखिर में। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में कोई भी देश अपने घरेलू हितों, खासकर कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र जहां करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी है, और वैश्विक व्यापार की मांगों के बीच ये संतुलन कैसे बना सकता है? हाँ, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। इस संतुलन को बनाए रखने में असल चुनौतियां क्या हैं? और क्या भविष्य में ऐसे टकराव और बढ़ेंगे या फिर सहयोग के कुछ नए रास्ते भी निकल सकते हैं? सोचने वाली बात है कि आगे के और पहले से रिलीज वीडियो कंटेंट को देखना ना भूले, क्योंकि भविष्य के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, सतर्कता भी जरूरी है। अपने परिवार के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अच्छा ज्ञान ही अच्छे भविष्य का आधार है। सतर्क रहें और सबके संपर्क में रहें। धन्यवाद।